हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे सिंपलेक्स मेथड के थ्रू किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस मेथड का प्रोसीजर क्या है, इसमें कितने स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल लेकर के अच्छी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर में सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट सबसे पहले हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज कंडीशन में चेंज करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान लीजिए अगर वो मिनिमाइज है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो मैक्सिमाइज है तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मिनिमाइज है तो उसको हम चेंज करते हैं मैक्सिमाइज में। तो मान लीजिए कि हमारा जो इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है z इक्वल टू मिनिमाइज समथिंग, तो इसको मैक्सिमाइज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमाइज में चेंज करने के लिए हम एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन z स्टार बनाते हैं और वो z स्टार इस z से ही बनाया जाएगा, बस इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि z स्टार इक्वल टू हो जाएगा माइनस का z। अब यहाँ पे जो फंक्शन पहले मिनिमाइज था, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा मैक्सिमाइज में, ठीक है। तो हम अब नए वाले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने मैक्सिमाइज करके बनाया है उसका हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है, सबसे पहले स्टेप होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज में चेंज करते हैं। चूँकि यहाँ पे हम सिंपलेक्स मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो सिंपलेक्स मेथड में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज कंडीशन में ही होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है सिंपलेक्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप सेकंड की बात करें तो स्टेप सेकंड में जो हमारे कंस्ट्रेंट दिए होते हैं, कंस्ट्रेंट्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे जो कंस्ट्रेंट की जो वैल्यूज़ हैं, इनइक्वालिटी की जो वैल्यूज़ आ रही हैं क्या वो निगेटिव में तो नहीं है। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 2x1 माइनस का x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये टर्म पॉजिटिव होता तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो इनइक्वालिटी अगर वो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू निगेटिव है तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा पॉजिटिव वैल्यू में। मान लीजिए अगर यहाँ पे -5 है तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा +5 में, उसके बाद ही हम इसको जो है इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर -5 को +5 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा माइनस का 2x1 प्लस का x2 और सिंबल भी चेंज हो जाता है, माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करने पर सिंबल चेंज हो जाता है, ये जाएगा लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 5, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे हम अपने कंस्ट्रेंट को चेक करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है क्या वो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में है। अगर पॉजिटिव होती है तब तो ठीक है, अगर निगेटिव रहती है तो उसको हम चेंज करते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा स्टेप होता है स्टेप थर्ड कि इस इनइक्वालिटीज़ को हम चेंज करते हैं इक्वेशन में। इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर स्लैक वेरिएबल या फिर और सरप्लस वेरिएबल, दोनों में से हम दोनों वेरिएबल का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को हम चेंज करेंगे इक्वेशन में, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टेप थर्ड। स्टेप फोर्थ में हम क्या करते हैं कि हम बनाते हैं अपना इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा फिफ्थ स्टेप। उसके बाद हम आगे भी 2-3 टेबल बनाते हैं, वो आपको एग्जांपल के थ्रू ही आपको अच्छे तरह से उसको समझाएंगे। तो ये होता है इसका प्रोसीजर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कंडीशन में चेंज करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रेंट को हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट की जो वैल्यू है वो क्या निगेटिव में तो नहीं है, अगर वो वैल्यू निगेटिव में होती है तब उसको चेंज करते हैं पॉजिटिव टर्म में। उसके बाद हम इसमें जो है इस सारी इनइक्वालिटीज़ को चेंज करते हैं इक्वेशन में। इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करने के लिए या तो स्लैक वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं अपना इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम जो है आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो आइए देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल हम इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन है सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। ये हमारा गिवन एलपीपी है, इसको हमको चेंज करना है, इसको हमको सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसकी कंडीशन क्या है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख रहे हैं कि क्या है, सीधे सीधे दिख रहा है कि जेड मैक्सिमाइज कंडीशन है, तो हम जेड को ऐसे ही यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा
जेड इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस का 2x2 प्लस 5x3, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अब जो हमारे कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट में देखेंगे कि क्या यहाँ पे वैल्यू कोई निगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है, यानी कि हम इसको अब सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इसको इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी के सभी जो सिंबल हैं वो क्या है, सभी के सभी सिंबल जो है लेस देन इक्वल टू ही है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे स्लैक वेरिएबल को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो वहाँ पर हम यूज़ करते क्या, वहाँ पर यूज़ करते सरप्लस वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट वाली बात है कि अगर हम सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू किसी भी एलपीपी को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी सिंबल होगा वो क्या होगा, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू का ही सिंबल होगा। कहने का मतलब कि हम उस एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू ही सॉल्व करते हैं जिसमें कि ये जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो क्या है, अगर वो लेस देन इक्वल टू में हो तब। अगर ये मान लीजिए कि किसी एक भी क्वेश्चन में अगर ये टर्म क्या जाता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता, तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये होता है पहचानने का तरीका कि कैसे हम किस क्वेश्चन को हम सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी इनइक्वालिटी है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू में ही होनी चाहिए। अगर लेस देन इक्वल टू में है तभी हम उसको सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं इन सारे इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में। यहाँ पर लिखते हैं इसको x1 प्लस का 2x2 प्लस x3 प्लस यहाँ पे एक नया वेरिएबल ऐड करते हैं s1 इज इक्वल टू 400। यहाँ हो जाएगा 3x1 प्लस का 2x3 और प्लस का s2 इज इक्वल टू 460। और तीसरा हमारा हो जाएगा x1 प्लस का 4x2 इज इक्वल प्लस s3 इज इक्वल टू 420, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन अलग अलग स्लैक वेरिएबल आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि x1, x2, x3, s1, s2, s3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में करते क्या है कि यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन को भी स्लैक वेरिएबल में चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 0 इंटू s1 प्लस का 0 इंटू s2 प्लस का 0 इंटू s3, इस तरह से हम लिख ही सकते हैं। यानी हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सभी के सभी वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। तो पहले वेरिएबल तो x1, x2, x3 थे ही, अब इसमें तीन नए वेरिएबल आ गए हैं, तो उनको भी इसमें हमने ऐड कर दिया। तो ये होता है हमारा स्टेप फर्स्ट। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। ये सारी कंडीशन को क्या कहते हैं, यही कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर बनाएंगे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं बेसिक वेरिएबल जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर उसके बगल में लिखते हैं यहाँ पर cb, फिर यहाँ पर लिखते हैं xb, फिर उसके बाद लिखते हैं इसमें जितने इस इक्वेशन में जितने वेरिएबल यूज़ किए गए हैं x1, x2, x3, s1, s2, s3, यहाँ पे सारे वेरिएबल लिखेंगे x1, x2, x1, x2, x3 और यहाँ पर फिर s1, s2 एंड s3, ठीक है। तो इन बेसिक वाले वेरिएबल को हम अलग कर लेते हैं और cb, xb को अलग कर लेते हैं और इन सबको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट जो टर्म रहेगा वो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ xb अपॉन xi, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये टेबल जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें होती क्या है। यहाँ पर जो हमारा b होता है बेसिक वेरिएबल हम उसे कहते हैं जो कि यहाँ पर हमने यूज़ किया नया वाला वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर जितने स्लैक वेरिएबल यूज़ किए गए हैं वो सब के सब क्या होंगे, उन्हीं सब को हम कहते हैं बेसिक वेरिएबल और उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि s1, s2 एंड s3, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ऊपर लिखते हैं cj, एक टर्म होता है cj मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन सभी वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि x1 का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, x1 के जस्ट ऊपर, x2 का कोफिशिएंट 2 है, x3 का कोफिशिएंट 5 है और s1, s2, s3 का कोफिशिएंट क्या है 0 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं cj, एक टर्म होता है जो कि x1, x2, x3 इन सब का क्या होता है कोफिशिएंट होता है ऑब्जेक्टिव वाले फंक्शन में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर cb की वैल्यू पुट करते हैं। cb की वैल्यू क्या होता है कि उसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन तीनों का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि 0, 0 और 0।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही इस कह सकते हैं सरप्लस वेरिएबल या फिर बेसिक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स बी में क्या होता है कि एक्स बी में जो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन बनाया, इक्वेशन में ये जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो, ठीक है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 400 यहाँ पर रहेगा पहले वाले में, दूसरे वाले में हो जाएगा 460 और तीसरे में हो जाएगा 420, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ उसमें रख ली हमने। उसके बाद फिर यहाँ पर S1 के सामने वाले टर्म में क्या लिखते हैं कि जो पहला वाला इक्वेशन जहाँ से हमने 400 लिखा है, इस वाले इक्वेशन में x1 x2 x3 s1 s2 s3 सबका जो कोफिशिएंट वो कितना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा x1 का 1 और x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट इसमें हो जाएगा 1 और s1 का कोफिशिएंट भी 1 और s2 s3 इसमें नहीं है, यानी हो जाएगा 0 0, ठीक है। ऐसे सेकंड वाले इक्वेशन में देख लेंगे तो यहाँ पर x1 x2 नहीं है, यानी x1 का हो जाएगा कोफिशिएंट 3 और x2 तो है ये नहीं, यानी 0 और x3 का हो जाएगा 2, फिर s1 का भी 0 हो जाएगा, s2 का 1 और s3 का 0, s2 का हो जाएगा 1 और s3 का 0 और लास्ट वाले में x1 x2 है, x3 नहीं है, तो यानी 1 4 लिख लें इसमें, 1 4 और x3 हमारा 0 है और s1 भी नहीं, s2 भी नहीं, s3 1 होगा, s1 0 s2 0 और s3 हो जाएगा 1। तो ये हमने पहले बनाया क्या, इसी जो हमारा पहला स्टेप होता है इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। इसको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं बी, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल में उन वेरिएबल को लिया जाता है जो यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन बनाने में लिया गया है, यानी कि s1 s2 एंड s3, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक टर्म होता है सीजे। सीजे में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सभी वेरिएबल का कोफिशिएंट कितना है, यानी x1 कोफिशिएंट 3, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट 5, s1 s2 s3 का कोफिशिएंट 0 0 0, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर cb की वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर cb की वैल्यू क्या करते हैं, cb की वैल्यू हम लेते हैं कि इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर इन तीनों का कोफिशिएंट कितना है, s1 s2 s3 का कोफिशिएंट कितना है, तो ये हो जाएगा 0 0 0। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो तीनों इक्वेशन थे, तीनों इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन की वैल्यू कितनी 400, दूसरे वाले की वैल्यू 460, तीसरे वाले की वैल्यू 420, ठीक है। यानी s1 वाला हम जिसमें यूज़ किया था 400, s2 जिसमें यूज़ किया 460 और s3 हमने जिसमें यूज़ किया 420। उसके बाद फिर इन्हीं इक्वेशन में इन x1 x2 x3 s1 s2 s3 सबका जो कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टेबल। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नीचे अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा जो एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं ZG, और ये वैल्यू ये इक्वल होता है CB मल्टीप्लाई कह सकते हैं CB इंटू XI की, यानी इन CB का मल्टीप्लाई इन XI के साथ। CB का पहले x1 के साथ लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, फिर CB का मल्टीप्लाई ये समेशन वैल्यू यहाँ पर होता है समेशन वैल्यू ऑफ CB इंटू XI, यानी इस CB का इसके साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखेंगे, फिर CB का x2 के साथ, फिर CB का x3 के साथ। देखिए यहाँ पर कैसे पहले वाले जो वैल्यू लिखनी होगी तो 0 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 इंटू 1 प्लस समेशन हमने लिया है, यानी पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर प्लस वैल्यू लेंगे। उसके बाद फिर 0 इंटू 3 करेंगे, 0 इंटू 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू 1, 0 इंटू 1, यानी सबका मल्टीप्लाई करने फिर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 0 इंटू 2, 0 इंटू 0, 0 इंटू 4, इसको ऐड करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे सारे टर्म क्या आ जाएंगे, सबके सब यहाँ आ जाएंगे 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर हम निकालते हैं, अगले स्टेप में यहाँ पर इसी वाले टेबल में करेंगे कि यहाँ पर निकालते हैं कह सकते हैं डेल्टा J की वैल्यू, और ये इक्वल होता है CJ माइनस का ZJ यहाँ पर हमने जो सॉल्व किया है, और जो CJ हमने जो ऊपर लिखा है उन सब में से पर्टिकुलर एक को माइनस करने के बाद लिखेंगे ये वैल्यू, यानी कि CJ में से क्या करेंगे 0 को माइनस करेंगे, यानी कितना आएगा, आ जाएगा ये 3 CJ माइनस ZJ, ठीक है। उसके बाद फिर 2 में से 0 को माइनस करेंगे, यानी CJ माइनस ZJ करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0 0 और 0। अब इसमें चेक करते हैं कि जो सबसे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, ठीक है। इसमें चेक करेंगे कि सबसे पॉजिटिव वैल्यू कौन सी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 to 5 में सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो अब इसी करस्पॉन्डिंग जहाँ 5 वैल्यू मिलती है इसी करस्पॉन्डिंग हमारा पहला क्या हो जाता है, ये हो जाता है पहला हमारा कह सकते हैं की कॉलम, जिसको हम लोग कहते हैं की कॉलम। अब की कॉलम मिलने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर हम निकालते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ XB अपॉन XI, ठीक है। तो XB की वैल्यू तो यहाँ पर है, सीधे से दिख रहा है, और XI हम किसको डिसाइड करते हैं, XI ये
जो डेल जे की वैल्यू आती है, डेल जी वैल्यू सबसे जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर हमको कॉलम मिलेगा वही कहलाता है एक्स आई। यानी यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे एक्स बी अपॉन एक्स आई, मतलब एक्स बी अपॉन एक्स थ्री यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी अपॉन एक्स थ्री। एक्स आई कौन सा वाला कौन सा वाला यहाँ पर रहेगा कॉलम, जो कॉलम में कह सकते हैं कि डेल्टा जे की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। यानी हो जाएगा 400 अपॉन 1, 400 अपॉन 1 यानी 400 ही आ जाएगा, कह सकते हैं 400। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में तो 460/2, 460/2 यानी कि हो जाएगा 230 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 420/0 यानी कह सकते हैं कि इस वैल्यू को नहीं लें क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इस वाले वैल्यू को नहीं लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यानी देख रहे हैं 230। इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आगे जाएंगे तो देखेंगे जो की कॉलम में हमने ये जो एलिमेंट लिया है, ठीक है, की कॉलम में यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे ये वाला हमारा हो गया की कॉलम, तो ये हो जाएगा जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग कहते हैं की रो। ये हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा की रो, ठीक है। तो की कॉलम और की रो में जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट कह सकते हैं, जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है उसी एलिमेंट को कहते हैं की एलिमेंट, ठीक है। तो यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा की एलिमेंट इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 2 की एलिमेंट आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा जो ये पर्टिकुलर की कॉलम मिल गया और की रो मिल गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारा की रो है, की रो में जो यहाँ पर S2 बेसिक वेरिएबल है, जो कह सकते हैं वेरिएबल है, ये क्या होगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। यानी अगले स्टेप में जब अगला हम टेबल बनाने चाहेंगे तो यहाँ पर S2 को बाहर करेंगे और की कॉलम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो वेरिएबल उसको यहाँ पर लिखेंगे। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा इनकमिंग वेरिएबल होगा, इनकमिंग वेरिएबल वो कितना हो जाएगा, वो इसकी कॉलम की करस्पॉन्डिंग हो जाएगा x3, यानी हो जाएगा x3 इनकमिंग वेरिएबल। और आउटगोइंग हमारा वेरिएबल हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल हमारा हो जाएगा S2, ठीक है। यानी अगले वाले टेबल में हम इस S2 की जगह क्या लिखेंगे, S2 की जगह लिखेंगे x3। तो ये हमारा हो गया इनिशियल सिंपलेक्स टेबल। इसको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम ये इनिशियल सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। इनिशियल सिंपलेक्स टेबल में सबसे पहले लिखते हैं बी यानी बेसिक वेरिएबल, और बेसिक वेरिएबल में उन वेरिएबल को यूज़ किया जाता है जिसमें इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज किया गया, यानी S1 को लेकर के, S2 को लेकर के और S3 को लेकर के। तो ये तीनों वेरिएबल को हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सी बी एक टर्म लिखते हैं, फिर एक्स भी लिखते हैं, फिर यहाँ पर जितने हमारे कह सकते हैं वेरिएबल यूज़ हुए हैं सभी क्वेश्चन में उसको लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि सी बी क्या कहते हैं, सी बी यानी कि जो हमारा कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो इन तीनों वेरिएबल S1 S2 S3 तीनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं सी बी में। इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ बी, यानी बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट, किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखते हैं एक्स बी, यानी कि इन तीनों इक्वेशन की अलग अलग वैल्यूज़ कितनी है। यानी इस इक्वेशन की वैल्यू 400 है, इस इक्वेशन की वैल्यू 460 है और इस इक्वेशन की वैल्यू 420, ठीक है। ये वैल्यू लिख लिया हमने। फिर इसी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, इसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 400 है, तो इस वाले में देख सकते हैं कि x1 का कोफिशिएंट कितना है, x2 का कोफिशिएंट कितना है, x3 का, सबका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। फिर ऐसे इस वाले में भी सबका कोफिशिएंट लिख लेंगे और तीसरे वाले में भी सबका कोफिशिएंट लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर निकालते हैं जेड जे की वैल्यू। जेड जे एक टर्म होता है जिसको निकालते हैं सी बी को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि सी बी का मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, सी बी का मल्टीप्लाई x2 के साथ, सी बी का मल्टीप्लाई x3 के साथ, सबके साथ पार्टिकुलर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 0 का 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, उसको सॉल्व करें 0 आ रहा है यहाँ पर। फिर 0 इंटू 2 करेंगे, 0 इंटू 0 करेंगे, 0 इंटू 4 करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर सारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। उसके बाद निकालते हैं सी जे माइनस जेड जे वैल्यू। ये जो हमने जेड जे वैल्यू निकाली है क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे सी जी में से। सी जी यहाँ पर हमने पहले से लिखा हुआ है। सी जी क्या होता है, सी जी यहाँ पर आपको बताएं कि सी जी मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो x1 x2 सबका जो कह सकते हैं कोफिशिएंट वही होता है सी जी वैल्यू। अब यहाँ पर निकालते हैं डेल्टा जे। डेल्टा जे में से इस डेल्टा जे निकालने के लिए सी जी माइनस जेड जे करते हैं। तो 3 में से 0 माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस करेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे, उस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर जो फाइनली जो लास्ट वैल्यू मिलती है, इस सब में चेक करते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, यानी पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो देख रहे हैं 5 सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी इसी के करस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा की कॉलम, ठीक है। फिर की कॉलम निकालने के बाद यहाँ पर निकालते हैं
कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई कितना होगा। अब एक्स आई हम लोग किसे कहेंगे, एक्स बी तो मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, एक्स आई किसे कहेंगे, एक्स आई है जो हमारा की कॉलम निकला उसे कहेंगे एक्स आई, यानी कि 400/1, 460/2 और 420/0। तो 420/0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा, उसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो अब लिखेंगे 400/1 यानी 400 और 460/2 यानी 230। अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू हमको लेना है, तो मिनिमम वैल्यू आई 230, तो मिनिमम वैल्यू की करस्पॉन्डिंग ये हमारा हो जाएगा की रो। ठीक है, अब की कॉलम और की रो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं यानी 2 पर, यही हमारा कहता है की एलिमेंट, ये हो जाएगा की एलिमेंट। उसके बाद फिर जो की कॉलम बना था, की कॉलम में कौन सा वेरिएबल है, x3, तो x3 हमारा हो जाएगा इनकमिंग वेरिएबल अगले वाले टेबल के लिए, और इसके करस्पॉन्डिंग की रो के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर वेरिएबल था वो s2, वो हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, तो इतना हमने स्टेप फॉलो किया इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में। अब यही सेम टेबल आगे बनाएंगे हम सेकेंड स्टेप के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर जो 400 है नहीं, ये 430 है, इसको आप लोग 430 बना लीजिएगा। यहाँ पर भी ये 430 है और यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 430। ठीक है, अब हम इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमको सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेरिएबल को, जो हमारा इनकमिंग वेरिएबल, उसको लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर तो पहले s1 ही रहेगा, ये सही है, और ये s2 की जगह क्या लिख लेंगे, s2 की जगह लिख लेंगे x3, और यहाँ पर हो जाएगा s3 की जगह पे s3 रहेगा। ठीक है, इस तरह से। और अब देखेंगे कि, अब यहाँ पर देखेंगे कि इन तीनों CV मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन तीनों का कोफिशिएंट कितना है, तो x1 का कोफिशिएंट 0 ही है, s3 का कोफिशिएंट 0 है, x3 का कोफिशिएंट यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। ठीक है, और फिर xb क्या लिखते हैं, xb में अब देखिए xb कैसे लिखते हैं आगे की वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर की एलिमेंट आया हुआ है, की एलिमेंट को हम क्या करते हैं, की एलिमेंट से इस पूरे रो को, की रो को डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, xb वाली वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 230, तो इसके सामने लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा, कह सकते हैं कि 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0। कहने का मतलब कि जो यहाँ पर हमारा की एलिमेंट आया हुआ है, की एलिमेंट को हमको चेंज करना है 1, की एलिमेंट हमारा 1 आना चाहिए, की एलिमेंट जगह पे 1 हमको लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे रो में, कह सकते हैं। ठीक है, इस पूरे रो में हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है कि इसकी करस्पॉन्डिंग इन दोनों वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाना है, की एलिमेंट को छोड़ करके ये दोनों जो वैल्यूज़ है उसको हमको 0 बनाना है। तो ये तो पहले से 0 है, तो ये तो पहले से 0 है, तो आप जो है इसको पूरा वैसे लिख सकते हैं। तो ये 420 ऐसे हो जाएगा 1 4 0 0 0 और 1। तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने लिख लिया क्योंकि ये पहले से 0 है। हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारा की कॉलम आया हुआ है और की कॉलम में जो हमारा की एलिमेंट है, की एलिमेंट को हमको 1 बनाना है। की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू है उसको हमने लिख लिया। अब उसके करस्पॉन्डिंग इस वाले वैल्यूज़ को 0 बनाना है और इस वाले वैल्यूज़ को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो पहले से 0 है, तो ये हम सारे टेबल को ऐसे लिख लेंगे। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन के लिए हम हमारा जो इम्प्रूव्ड कह सकते हैं, इम्प्रूव्ड टेबल में जो एलिमेंट आया है, इसी एलिमेंट को यूज़ करके हम इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी है, 230 है, 3/2 है, 0 1 0 1/2 और 0 है। ठीक है, अब अगर इसमें से क्या करते हैं, इस 1 वाले में से इस वाले टेबल को माइनस कर दें, यानी कि अगर 1 में से 1 को माइनस कर दें तो कितना 0 आ जाएगा। और सारी वैल्यूज़ को क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या करना है कि बस की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये जो की कॉलम है, की कॉलम वाले में इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाना। तो ये तो पहले से 0 है और इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर, अब देखिए इसमें से नहीं माइनस करना है कि 2 में से माइनस नहीं करना है, इस वाले एलिमेंट में से माइनस करना है सभी वैल्यूज से। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 में से क्या करते हैं, 1 को माइनस कर लेंगे, तो 1 में से 1 को माइनस कर लें तो यहाँ 0 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब कि इस वाले कह सकते हैं, इस वाले रो में से इस वाले रो को माइनस कर दें। यानी यहाँ पर अगर आपको लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं,
यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू कितनी 430 है, 430 1 2 1 1 0 0 और माइनस करें किसको, माइनस करें 230 को, 230 3/2 0 1 0 1/2 और 0 माइनस करें कितना आएगा, यहाँ जाएगा 200, यहाँ जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और 0। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज़ क्या लिख लें, यहाँ पर ये हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस 1/2 और 0। तो यहाँ पर हमारा जो की रो की कॉलम आया हुआ था, की कॉलम में की रो को हमने बना दिया, सॉरी की एलिमेंट को बना दिया 1 और इन दोनों को वैल्यू को बना दिया 0, ये दोनों 0 हो गए। ठीक है, तो ये होता है अगला टेबल। अब फिर सेम वही हम क्या करेंगे, यहीं पर फिर सेम निकालेंगे हम लोग जेड जे की वैल्यू। जेड जे इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ सी बी इंटू एक्स आई, यानी कि इस सी बी वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई के साथ। तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में हो जाएगा 15/2, यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 15/2। सेम ऐसे ही 5 का 0 मल्टीप्लाई करें 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यानी ये वाला टर्म आ जाएगा 0। फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में, 5 का मल्टीप्लाई 1 में, 0 का मल्टीप्लाई 0 में, यानी आ जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, और फिर अगले वाले स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये होता है हमारा जेड जे की वैल्यू। अब जेड जे की वैल्यू निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं सी जे, सॉरी डेल्टा जे मीन्स सी जे माइनस का जेड जे। ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे। अब इस वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ पर जो हमारा सी जे था, यानी वही वाला टर्म, 3 में से माइनस करें 15/2 को, तो 3 में से अगर माइनस करते हैं 15/2 को तो कितना आएगा, आ जाएगा माइनस का 9/2। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इस 2 में से माइनस करेंगे, इसको 2 में से अगर माइनस करेंगे हम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 5 में से 5 माइनस करें 0 और 0 में से 0 माइनस करें 0, 0 से माइनस करेंगे 5/2 को माइनस 5/2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए ये स्टेप हमको कब तक करते रहना है, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो हमारा स्टेप है, जैसे ये जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ जाए, डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाए, या फिर यहाँ पर सारी वैल्यूज 0 आ जानी चाहिए, या फिर सारी वैल्यू क्या आ जाए 0 से, या तो 0 आ जाए या फिर 0 से लेस आ जाए, मतलब निगेटिव वाले आ जाए। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर सारी वैल्यूज ये 0 0, ये दोनों -5/2, यहाँ पर -9/2, लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई, 2 वैल्यू पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो यहीं पर हमारा सॉल्यूशन मिल जाता। ठीक है, तो यानी एक टेबल हमको यहाँ पे और बनाना पड़ेगा, एक स्टेप और है हमारा, एक स्टेप और के लिए टेबल को आगे बढ़ाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं, ये फर्स्ट वाले टेबल कहते हैं इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, इस वाले टेबल कहते हैं फर्स्ट इम्प्रूव्ड टेबल। ठीक है, उसके बाद हम आगे बनाएंगे सेकंड इम्प्रूव्ड टेबल, और ये टेबल तब तक चलता रहेगा जब तक डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। ठीक, और यहाँ पर सी जे की वैल्यू लिख लेंगे, सी जे वही रहेगा, यानी कि 3 कितना क्वेश्चन में था, यहाँ पर था 3 2 5 और 0 0 और 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये तो हमने निकाल लिया, यानी टेबल और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर निकालते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई। ठीक है, तो एक्स बी अपॉन एक्स आई निकालने के क्या करेंगे कि 2 यहाँ पर हमारा क्या करेंगे, 2 सबसे पॉजिटिव वैल्यू है और इसी करस्पॉन्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा की कॉलम। ठीक है, की कॉलम ये हो जाएगा, तो यहाँ से पहले डिवाइड करके निकालते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बी अपॉन एक्स आई। एक्स आई हम उसे कहते हैं जो कि जिसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर +2 वैल्यू मिली है। ठीक है, तो 200/2 करेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा यहाँ पर 100, और यहाँ पर अगर 230/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और 420/4 करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 105। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू हमारी 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो कहेंगे कि हम कि सबसे छोटी वैल्यू है, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट, तो हम लोग इसको कहेंगे की एलिमेंट। यानी इस वाले स्टेप के लिए हमारा जो की एलिमेंट वो क्या है, की एलिमेंट हमारा हो जाएगा 2, और इसी करस्पॉन्डिंग ये पहला वाला x1 था, दूसरा x2 था, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल हमारा हो जाएगा x2,
और इसी रो के करस्पॉन्डिंग S1 हमारा हो जाएगा आउट गोइंग वेरिएबल, यानी कि आउट गोइंग वेरिएबल हो जाएगा हमारा S1। यानी अगले स्टेप में x2 को हम लोग लाएंगे और S1 को बाहर करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x2, S1 जगह x2, ये तो x3 पहले से ऐसे रहेगा और S3 ऐसे ही रहेगा। अब देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन तीनों का कोफिशिएंट कितना था। तो x2 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और x3 का कोफिशिएंट 5 है, और इसका कोफिशिएंट -0 ही था, ठीक है। और xb की वैल्यू, अब यहाँ पर फिर क्या करते हैं कि अब फिर वही स्टेप, हमको क्या करना है कि हमको इस वाले की कॉलम में जो हमारी वैल्यू आई है, की एलिमेंट आया, की एलिमेंट को हमको 1 बनाना है और उसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये तो पहले से 0 दिख रहा है, इसको हमको बनाना पड़ेगा 1। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस पूरे रो में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 100, फिर यहाँ हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये से 2 से डिवाइड करेंगे -1, सॉरी 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना यार, 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कह सकते हैं वैल्यू मिल गई यहाँ पर। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं कि अब ये इसको 0 बनाना है, ये तो पहले से 0, यानी इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख लें 230, उसके बाद फिर यहाँ पर 3/2, यहाँ जाएगा 0, 1 और 0 और 1/2 और 0 यहाँ हो जाएगा। अब थर्ड वाले स्टेप में क्या करेंगे कि अब इसको हमको बनाना है 0, इसको 0 बनाने के लिए इस वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो यानी इस वाले टेबल में क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से माइनस कर लें। देखिए यहाँ पर इस वाली वैल्यू को पहले यहाँ पर लिख लीजिए 420 1400001, ये सारे वैल्यू हमने लिख लिया। अब देखिए इसको हमको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये वैल्यू 1 है ना, तो इसको अगर हम लोग क्या करें, इस पूरे टेबल में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये यहाँ 4 हो जाएगा, और अगर 4 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। हमको यहाँ पर हमको उस वाले कह सकते हैं कि जो हमारा की रो मिला था, की रो में ही हमको जो भी ऑपरेशन लगाना होगा ऑपरेशन लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और बनता है कि क्या हम इसमें से पहले वाले टेबल में से पहले वाले कह सकते हैं वैल्यू में से इस वाले को माइनस नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि देखिए यहाँ पर ये इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर आएगा 400, यहाँ पर कितना 420 है। तो 420 में से अगर 400 माइनस करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। हमको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले टेबल में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमने लिख लिया ऐसे ही। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये हो जाएगा 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा ये, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ जाएगा कितना माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, 0 माइनस करेंगे तो -2 और यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, 0 -2 और 1 और 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये आ गया हमारा टेबल, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पर फिर वही निकालते हैं हम लोग ZJ की वैल्यू। तो ZJ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ZJ वैल्यू निकालने के लिए CB को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक करस्पॉन्डिंग XI के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4, यानी कि हो जाएगा कितना -1/2 और प्लस इसको ऐड भी करना है तो इसको ऐड करेंगे तो 15/2, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 में तो हो जाएगा -1/2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में तो हो जाएगा 15/2। अब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो वो तो होगा नहीं, अब तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14/2, यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 7 आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 1 और यहाँ पर 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी आ जाएगा यहाँ पर 2। फिर अगले स्टेप में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ हो जाएगा 5। फिर अगले स्टेप में यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1/2 वहाँ से मिलेगा और यहाँ से हमको मिलेगा 5/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/2 प्लस का 5/2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर लास्ट स्टेप में आ जाएगा 0,
ठीक है। तो ये आ गया जेड जे की वैल्यू। अब जेड जे की वैल्यू निकालने के बाद निकालते हैं हम लोग डेल्टा जे यानी कि सी जे माइनस का जेड जे, ठीक है। तो सी जे माइनस जेड जे निकालेंगे, तो सी जे माइनस जेड जे निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें माइनस करते हैं, तो 3 में से 7 माइनस करेंगे माइनस का 4, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 5 से 5 माइनस करेंगे 0, 0 में से 1 माइनस करेंगे -1, 0 से 2 माइनस करेंगे -2 और यहाँ पर 0। तो फाइनली यहाँ पर डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा जे की वैल्यू आ गई है लेस देन इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि सारे तो 3 वैल्यू 0 है और 3 वैल्यू नेगेटिव है, यानी डेल्टा जे की वैल्यू क्या आ गई, अब एक भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, यानी अब ये स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा, ये टेबल यहीं तक रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बस चेक करना होता है ये स्टेप टेबल बढ़ाना था कब तक, जब तक कि डेल्टा जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाए, ठीक है। क्या लिख लेंगे, सिंस डेल्टा जे इज लेस देन इक्वल टू 0 देन तो हमारा देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हमको इसमें करना क्या था, हमको निकालना था x1 x2 x3 इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो xb की वैल्यू दिख रही है, ठीक है, xb की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कि x2 की वैल्यू कितनी आई है, x2 की वैल्यू 100 और x3 की वैल्यू कितनी आई है 230, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 100 और x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू 230 है। अब यहाँ पर x1 कहाँ गया, तो x1 अगर इस वाले कह सकते हैं वेरिएबल में नहीं है, यानी x1 की वैल्यू 0 है, x1 कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन का, इस LPP का सॉल्यूशन। यहाँ पर ये टेबल हम तब तक आगे जाते जाएंगे जब तक डेल्टा जे क्या ना आ जाए, लेस देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। अब जब ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल लिए गए उस वेरिएबल में कौन कौन से वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट हैं और उनकी वैल्यू कितनी है। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 100 और x3 की वैल्यू हो जाएगी 230 और x1 इसमें प्रेजेंट नहीं, यानी x1 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया इस LPP प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो है किसी LPP प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं, एक और एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे कि कुछ और अच्छे एग्जांपल लेकर सॉल्व करेंगे कि उसको सिंपलेक्स मेथड के थ्रू कैसे करते हैं। उसके बाद फिर अगला हमारा जो मेथड आने वाला है दैट इज़ 2 फेज मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।